नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे समकालीन हिंदी उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं एक ही बात है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान से करें। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो समकालीनता व आधुनिक हिंदी उपन्यास में जो प्रमुख बात है या प्रमुख विशेषता या चरित्र है वो क्या है कि यह समय और समाज के विभिन्न पहलुओं को बहुत ही बारीकी से प्रस्तुत करता है। यानी जिस समय की बात समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है, उस समय और उस समाज में जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, चाहे वो सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, चाहे नारी की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है, या समाज के विभिन्न वर्गों की जो समस्याएं हैं, उन सभी पहलुओं को बहुत ही बारीकी से प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यासकारों के व्यक्तिवाद के माध्यम से व्यक्ति, समाज और सांस्कृतिक परिवर्तनों के संदर्भ में नई दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें, क्योंकि ये वो समय है जब कौन प्रधान है, व्यक्ति प्रधान है, यानी व्यक्तिवादी विचारधारा है। एक व्यक्ति विशेष के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सभी इन उपन्यासों में देखा जा सकता है। हिंदी उपन्यास को आधुनिक बनाने का श्रेय किसको जाता है? जैनेन्द्र कुमार को जाता है। यह आप विशेष तौर पर ध्यान में रखें। उन्होंने परख, सुनीता, त्यागपत्र जैसे उपन्यासों के द्वारा व्यक्ति पात्रों की मानसिक गहराइयों में प्रवेश करने की कोशिश की है। जैनेन्द्र कुमार के ये 3 प्रमुख उपन्यास है, जिसमें परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है। इन उपन्यासों के जो व्यक्ति पात्र हैं, इन पात्रों की केवल बाहरी स्थिति का नहीं बल्कि जो मानसिक स्थिति है उसका भी इन्होंने चित्रण किया है। समकालीन उपन्यास में व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक असमानताएं, वैवाहिक संबंधों का टूटना, आंचलिकता और महानगरीय जीवन की यंत्रणा, यानी जो यांत्रिक परिस्थिति है महानगरीय जीवन की, ऐसे विषयों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। यहाँ पर हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली विशेषता क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव। समकालीन उपन्यासों ने समाज के विभिन्न रूपों, विशेषकर मध्यवर्गीय और शहरी जीवन की यथार्थवादी छवि प्रस्तुत की है। यथार्थवादी यानी वो जैसा दिखता है, जैसा समाज है, जैसा शहरी जीवन है, जिस प्रकार से मध्य वर्ग के लोग अपना जीवन जी रहे हैं, वो बिना किसी कल्पना के यथास्थिति को प्रस्तुत किया है। वे समाज की विसंगतियों, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अराजकता को उठाते हैं, यानी ऐसे मुद्दे उन्होंने अपने उपन्यास में उठाए हैं। यहाँ उदाहरण स्वरूप दे सकते हैं मृदुला गर्ग के उपन्यास, जैसे वह अपना चेहरा में समाज की व्यक्तिगत पहचान की तलाश के संदर्भ में गहरी संवेदनाएं इस उपन्यास में व्यक्त की गई है। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जो उपन्यासकार और उनके नाम है वो कम डाले हैं, लेकिन आप अपनी पुस्तक से इन नामों में बदलाव कर सकते हैं और भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अन्य उपन्यासकार और उनकी रचनाओं को आप शामिल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, तो ये पॉइंट आप बना सकते हैं, वैवाहिक संबंधों का टूटना। पहला पॉइंट जो हमने किया वो क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव का चित्रण। दूसरा जो पॉइंट इसका बनाएंगे, वैवाहिक संबंधों का टूटना। देखिए, इन जो समकालीन हिंदी उपन्यास हैं, इन उपन्यासों में पति पत्नी के बीच तनाव और रिश्तों के टूटने के मुद्दे पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें निर्मल वर्मा के लाल टीन की छत में एक टूटते हुए परिवार की स्थिति और रिश्तों की जटिलताएं दिखाई गई है। ये इस प्रकार के उपन्यास हैं जिनमें वर्तमान परिस्थितियों से प्रभावित टूटते हुए वैवाहिक संबंधों का चित्रण किया गया है। पति पत्नी के आपसी जो रिश्ते हैं वो परिस्थितियों से कैसे प्रभावित होते हैं, वो इन उपन्यासों में बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। आगे जो तीसरा पॉइंट आप बनाएंगे, आंचलिकता या आंचलिक उपन्यास। देखिए, शहरी मध्यवर्गीय जीवन और महानगरीय स्थितियों से हटकर आंचलिक जीवन, विशेषकर गांव और छोटे शहरों के जीवन पर भी उपन्यासों की रचनाएं केंद्रित रही है। यानी आंचलिकता को विशेष तौर पर केंद्र में रखा गया है इन उपन्यासों में। इन उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, प्रकृति और समाज की कठिनाइयां चित्रित की गई है। उदाहरण के रूप में देखें, रमेश शाह का उपन्यास है गोबर गणेश और काशीनाथ सिंह का अपना मोर्चा। इसके साथ साथ फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल, जो पहला आंचलिक उपन्यास माना गया है, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन
ये हम समकालीन हिंदी उपन्यासों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रमेश शाह और काशीनाथ सिंह के उपन्यास महत्वपूर्ण है, जिसमें आंचलिकता का प्रभाव देखा जा सकता है। देखिए, आंचलिकता यानी ग्राम्य जीवन, हमारी जो ग्राम्य सभ्यता और संस्कृति है, क्योंकि ये वो समय है जब लोग कहाँ जा रहे हैं, महानगरों की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में आंचलिकता से जोड़ना, गांव से जोड़ना, लोगों को गांव के जीवन को चित्रित करना, उनकी परिस्थितियां, उनकी समस्याओं को चित्रित करना इन उपन्यासकारों का मुख्य उद्देश्य रहा है। अगला पॉइंट बना सकते हैं समाज की असमानताएं। समकालीन उपन्यासों में समाज की आर्थिक और सामाजिक विषमताओं, सांस्कृतिक टूटने और राजनीतिक जीवन की विद्रूपताओं को प्रमुखता से उठाया गया है। श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, ये समाज की असमानताओं को चित्रित करने का एक प्रमुख उपन्यास है। इसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और उसके खोखलेपन पर तीखा व्यंग्य किया गया है। अगला पॉइंट बनाए नए विचार और बौद्धिकता। देखिए, इन उपन्यासकारों ने बौद्धिक दृष्टिकोण से अपने रचनात्मक लेखन में विषयों का विश्लेषण किया है, यानी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, जिससे नए विचारों का आगमन यहाँ पर हुआ है। वे साहित्य को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आलोचना के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नरेंद्र कोहली का उपन्यास है किस्सा गुलाम, तो इसमें चित्रित किया गया है कि तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है, या परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती है। देखिए, इस तरह के जो उपन्यास हैं वो हमें दिखाते हैं कि समाज में नया बदलाव क्या आ रहा है, लोग किस ओर जा रहे हैं और उनके जीवन पर किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ रहा है। अगला जो पॉइंट आप इसमें बनाएंगे वो है भूमंडलीकरण और बाजारीकरण का चित्रण। देखिए, विदेशी गुलामी से मुक्ति के लिए पूर्वजों ने जो त्याग और बलिदान किए हैं, उन्हें भूलकर वर्तमान पीढ़ी अपनी महत्वाकांक्षा के से पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दौड़ रही है, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो किससे प्रभावित है, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हो रही है। गुलामी के इस दूसरे दौर का नाम है भूमंडलीकरण, यानी हम पहले तो किसके गुलाम थे, जो विदेशी हमारे भारत भूमि पर आकर रहे थे, हम उनके गुलाम हैं, और अब हम किसकी गुलामी कर रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की गुलामी कर रहे हैं, जिसका नामकरण क्या किया गया है, भूमंडलीकरण। यह भौगोलिक और प्रशासनिक सीमाओं से परे संसार भर को एक ही बाजार बनाने का कार्य है। आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण के द्वारा भूमंडलीकरण सामान्य जनजीवन को कठिन बना रहा है। इसकी रंगीन दुनिया में आकर भारत की जो नई पीढ़ी है वो भी सांस्कृतिक पतन की नोक पर आकर खड़ी है। इस प्रकार की परिस्थितियों को चित्रित करने के लिए अलका सरावगी का उपन्यास कली कथा बाया बाईपास, इस उपन्यास में भूमंडलीकरण के बुरे प्रभाव में फंसी युवा पीढ़ी को ठीक राह पर चलाने के लिए गांधीवादी विचारों की पुनः प्रतिष्ठा की आवश्यकता मानी गई है। रविंद्र वर्मा का उपन्यास 99, इसके द्वारा भी आजादी के बाद भारतीय युवा पीढ़ी में जो उपभोक्तावादी मानसिकता है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो उदय प्रकाश का जो उपन्यास है पीली छतरी वाली लड़की, इसमें भी भूमंडलीकरण, बाजारीकरण के तहत जो वस्तु बन रहे आदमी है उसका चित्रण किया गया है। यानी हम इस भूमंडलीकरण के तहत जो भारतीय युवा वर्ग है वो एक वस्तु के रूप में अपने जीवन को प्रस्तुत कर रहा है, जिसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। उदय प्रकाश का ये उपन्यास है पीली छतरी वाली लड़की। अगला जो पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे गांधीवादी चिंतन। इन उपन्यासों में गांधीवादी चिंतन का बहुत सुंदर तरीके से अंकन किया गया है। इसमें भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण इत्यादि जो नव उपेक्षक तत्व हैं, इनके प्रभाव में आकर भारत की युवा पीढ़ी पूर्णतः भारतीय संस्कृति से दूर चली गई है। इसीलिए समकालीन उपन्यासकारों ने समकालीन जीवन के अनुकूल गांधीवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास उपन्यासों के द्वारा किया है, ताकि युवा पीढ़ी गांधीवाद के जरिए भारतीय संस्कृति के साथ उनके जुड़ाव को, आत्मीय संबंध और अपनेपन को पहचान सके। समकालीन परिवेश में गांधी के महत्व को पहचानने के लिए टाइम पत्रिका में प्रकाशित लेख, जिसका नाम क्या है, मुक्ति का महायोद्धा गांधी, में नेल्सन मंडेला का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है, यहाँ पर टाइम पत्रिका की अगर बात करें तो उसने जो लेख छापा मुक्ति का महायोद्धा
गांधी। और इसके साथ साथ नेल्सन मंडेला के विचार भी महत्वपूर्ण है कि आज जब हम रोजगार को छीनने वाली अर्थव्यवस्थाओं के चुंगल में है, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिसमें मुट्ठी भर लोग उपभोग करते हैं, ऐसी स्थिति में इस बात के लिए बाध्य हैं कि हम अपने वर्तमान वैश्वीकरण के मूलाधारों पर गौर करें और गांधी के विकल्प पर पुनः विचार करें। तो यहाँ पर गांधीवाद की ओर उपन्यासकार क्यों लेकर जाना चाहते हैं? क्योंकि हम किससे प्रभावित हो रहे हैं? अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने सामान से हम अपने आप को नीचा महसूस करते हैं, जबकि पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और विदेशी सामान को हम उच्च श्रेणी का समझते हैं, या उन्हें हम अपना अगर देखें तो अपने जीवन को उच्च स्तर बनाने के लिए जीवन का हम उन पाश्चात्य चीजों से प्रभावित होते हैं, विदेशी चीजों से प्रभावित होते हैं। जबकि गांधीवाद क्या कहता है? स्वदेशी अपनाओ, यानी अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करो, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से प्रेम करो और उसी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर गांधीवादी विचारों को अपने उपन्यासों के माध्यम से अभिव्यक्ति देने का यही प्रयास रहा है। अगला पॉइंट बनाए दलित विमर्श। देखिए यहाँ पर दलित जो वर्ग है, दलित यानी जिसको कुचला गया है, उस वर्ग का चित्रण करना भी इन उपन्यासकारों का मुख्य उद्देश्य रहा है। यहाँ पर समकालीन उपन्यासों में दलित जीवन के अलग अलग पहलुओं का अंकन बहुत ही गहराई और बहुत ही सहानुभूति तथा वैचारिक प्रतिबद्धता से किया गया है। यहाँ जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है नरक कुंड में बात। इस उपन्यास की अगर बात करें, नरक कुंड में बात, इस उपन्यास में पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलितों की नारकीय जीवन स्थितियों का चित्रण किया गया है या प्रस्तुत किया गया है। श्लेष मटियानी का उपन्यास है सर्पगंधा। इसका विषय पर्वतीय क्षेत्र में दलित समाज है जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। शिवमंगल प्रसाद सिंह ने विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलाई जीवन को अपने उपन्यास शैलूष में विषय बनाया है। इसी प्रकार संजीव का उपन्यास घार, इसमें छोटा नागपुर के आदिवासियों तथा बाहर से आकर बस गए गुलगुलिया, बाहुरी, मोची आदि दलित जनों पर कोयला माफियों, ठेकेदारों और पुलिस के अत्याचार और शोषण की कहानी को चित्रित किया है। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास अलमा कबूतरी में अपमान, विवशता और पीड़ा से लबालब जिंदगी जीने वाली बुंदेलखंड क्षेत्र की कबूतरा जाति का चित्रण मिलता है। गिरिराज किशोर का यथा प्रस्तावित और परिशिष्ट, इनमें सामाजिक उत्पीड़न के शिकार तथा प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था के अमानवीय ढांचे में पिसते झटपटाते दलित वर्ग का चित्रण है। जयप्रकाश करदम का जो उपन्यास है छप्पर, इसमें संभवतः दलित लेखक के द्वारा दलित जीवन पर लिखा इसको पहला उपन्यास माना गया है, जिसमें अपने जीवन में भोगे हुए अनुभव के आधार पर दलित समाज के उत्पीड़न का वर्णन किया गया है। ये किसका है? छप्पर जयप्रकाश करदम का है ये उपन्यास, और इन्होंने स्वयं के जीवन पर आधारित घटनाओं के आधार पर इसकी रचना की है। सुबोध कुमार श्रीवास्तव का हीरा परा बाजार में, मदन दीक्षित का मोरी की ईंट और तेजिंदर का उस शहर तक आदि दलित वर्ग पर आधारित उपन्यास है, जिसमें उन्होंने दलित जीवन में आने वाली कठिनाइयों का चित्रण किया है। देखिए यहाँ पर अलग अलग उपन्यासकारों की रचनाएं हैं और उन्होंने अलग अलग दलित जो जनजातियां हैं उनके जीवन में होने वाली घटनाओं, विषमताओं और कठिन परिस्थितियों का चित्रण किया है। अगला आप पॉइंट बनाएं समकालीन उपन्यास में स्त्री विमर्श। सिमोन द बोवार ने अपनी पुस्तक सेकंड सेक्स में विश्व की महिलाओं का सर्वेक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला है कि महिलाएं सर्वत्र उपभोग की वस्तुएं हैं और उनका नाना प्रकार से, जैसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्तर पर उपभोग होता है। ये केवल भारतीय समाज नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की ये समस्या है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत की सभ्यता और संस्कृति में नारी को देवी माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। लेकिन यह धारणा कैसे खंडित होती चली गई और भारतीय नारियों को किन किन समकालीन समस्याओं से जूझना पड़ता है, इसका विश्लेषण कहाँ मिलता है? इन समकालीन उपन्यासों में मिलता है।
समकालीन उपन्यासों में नारी के 3 रूप दिखाए हैं। नारी के पहले रूप में वह सदियों से चली आ रही शोषण और अत्याचार की स्थितियों का शिकार है। दूसरे रूप में वह नई परिस्थितियों से पैदा हुई समस्याओं से जूझ रही है। और तीसरे रूप की अगर बात करें तो उसमें आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी होने, परंपरागत नारी संहिता की जकड़न को चुनौती देने और राजनीतिक दृष्टि से सबलीकरण की दिशा में अग्रसर होने के लिए संघर्षरत है या प्रयास कर रही है। यहाँ पर आप अलग अलग जो उपन्यासकार हैं उनकी रचनाओं का उदाहरण दे सकते हैं। मृदुला गर्ग का उपन्यास है कठगुलाब, मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है अगन पाखी, इसके साथ साथ अलका सरावगी का शेष कादम्बरी, ये प्रभा खेतान का है उपन्यास छिन्नमस्ता। ये रचनाएं हैं जो इस प्रकार की नारी के जीवन से जुड़ी हुई परिस्थितियों का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण करती हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप इन रचनाओं को यहाँ शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें तो समकालीन, यहाँ पर आप इसके क्या टाइटल देंगे, निष्कर्ष दे सकते हैं कि ये क्या है, निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि समकालीनता व आधुनिकता हिंदी उपन्यास का प्रमुख चरित्र है। यह समय और समाज के विभिन्न पहलुओं को बहुत ही बारीकी से प्रस्तुत करती है। इसमें उपन्यासकारों ने व्यक्तिवाद के माध्यम से व्यक्ति, समाज और सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में नई दृष्टि प्रस्तुत की है। समकालीन हिंदी उपन्यास आधुनिक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मुद्दों पर केंद्रित है, जिसमें भूमंडलीकरण, सांप्रदायिकता, नारी चेतना और आदिवासी जीवन जैसे विषयों को उठाया गया है। ये उपन्यास यथार्थवादी और उत्तर आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, जो अक्सर पारंपरिक नैतिकता और मूल्यों के विघटन को दर्शाते हैं और जीवन के जो अलग अलग पहलू है उस पर भी अपनी नई समझ प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से आप इसका निष्कर्ष देकर इस प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, अगर वैसे देखा जाए तो इसके और भी पॉइंट बन सकते हैं। जैसे आप अलग से पॉइंट बना सकते हैं, प्रवासी समस्याओं का चित्रण, जनजाति का चित्रण, या इसके साथ साथ सांस्कृतिक और राजनीतिक पतन पर आधारित समकालीन उपन्यास, या समकालीन उपन्यास में जो विस्थापन है उसका यथार्थ चित्रण। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने हमने पॉइंट किए हैं वो 9 पॉइंट किए हैं जो आपके 20 नंबर के प्रश्न को सुंदर तरीके से पूर्ण करते हैं। लेकिन फिर भी जिन बच्चों के लिखने में स्पीड अच्छी है वो इसके और 2-3 जो पॉइंट मैं यहाँ नहीं करवाए मैंने, जैसे प्रवासी समस्याओं का चित्रण है, समकालीन उपन्यास में विस्थापन का यथार्थ है, या समकालीन उपन्यास में जनजाति का चित्रण है, तो ये पॉइंट भी आप जरूर शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चैनल से जुड़े रहें और अपनी समस्याएं भी मुझे बताएं ताकि उनका निदान किया जा सके।